हेलो नमस्कार दोस्तों। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए। जी हाँ दोस्तों, ये वाकया भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी भगत सिंह की 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी जानी थी। भगत सिंह इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने 20 मार्च 1931 को पंजाब के गवर्नर को एक खत लिखा कि उनके साथ युद्धबंदी जैसा सलूक किया जाए और फांसी की जगह उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। 22 मार्च 1931 को अपने क्रांतिकारी साथियों को लिखे आखिरी खत में भगत सिंह ने कहा, जीने की इच्छा मुझ में भी है, मैं ये छिपाना नहीं चाहता। मेरे दिल में फांसी से बचने का कोई लालच कभी नहीं आया और मुझे बेताबी से उस अंतिम परीक्षा का इंतजार है। फांसी के लिए तय वक्त से 12 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। इस घटना को आज 94 साल पूरे हो चुके हैं। आज मैं इन क्रांतिकारियों को फांसी तक पहुंचने और इनकी आखिरी दिनों के कुछ किस्से पेश कर रहा हूं। भगत सिंह का जन्म एक पंजाबी जाट सिख परिवार में 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो तब ब्रिटिश भारत था और आज पाकिस्तान में है। ये विद्यावती और उनके पति किशन सिंह संधू के 7 बच्चों, 4 बेटों और 3 बेटियों में से दूसरे थे। भगत सिंह के पिता और उनके चाचा अजीत सिंह प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने 1907 में नहर उपनिवेशीकरण विधेयक के आसपास के आंदोलन में और बाद में 1914-15 के गदर आंदोलन में भी भाग लिया था। कहानी की शुरू तब होती है जब चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे नाराज होकर भगत सिंह, चंद्रशेखर और बिस्मिल्लाह जैसे हजारों युवाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद क्रांति का रुख कर लिया। चंद्रशेखर आजाद, उनकी लीडरशिप भगत सिंह ने भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी ज्वाइन कर लिया। 30 अक्टूबर 1938 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस निकला, जिस पर पंजाब पुलिस के सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज करा दिया और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और 18 दिन बाद इलाज के दौरान 17 नवंबर 1938 को उनका निधन हो गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लालाजी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई और स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया। ठीक 1 महीने बाद यानी कि 17 दिसंबर 1938 के तीनों प्लान के तहत लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच गए। हालांकि स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सॉन्डर्स बाहर आ गए। भगत सिंह और राजगुरु को लगा कि यही स्कॉट है और उन्होंने उसे वही ढेर कर दिया। आजाद ने भी भगत को यानी कि भगत सिंह को गिरफ्तारी से बचाया। भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को इस्लामिया कॉलेज के सामने गोली मारी थी, फिर डीएवी कॉलेज में कपड़े बदले थे। इस प्लान में ब्रेकअप देने का जिम्मा आजाद के पास था। राजगुरु और भगत सिंह दोनों ने अपनी बंदूक सॉन्डर्स पर खाली कर दी थी। इसी दौरान सिपाही चानन सिंह भगत को पकड़ने के लिए बेहद करीब थे, लेकिन आजाद ने उसे भी वही ढेर कर दिया। सॉन्डर्स की हत्या के बाद क्रांतिकारी जिस तरह लाहौर से निकले, वो भी बेहद रोचक किस्सा है। भगत सिंह का सरकारी अधिकारी की तरह ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में श्रीमती दुर्गा देवी बोहरा, जो कि क्रांतिकारी शहीद भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी, और उनके 3 साल के बेटे के साथ बैठ गए। वही राजगुरु उनकी अर्दली बन गए। ये लोग ट्रेन से कलकत्ता भाग गए। फिर चंद्रशेखर आजाद ने साधु का भेष बनाया और मथुरा चले गए। भगत सिंह को फांसी भले ही लाहौर सेंट्रल जेल में हुई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में हुई थी। यहां ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास हो चुका था, जिसके तहत मजदूरों की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई। वही पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए ब्रिटिश हुकूमत संदिग्धों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रख सकती थी। भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त
8 अप्रैल 1929 की सुबह 11 बजे असेंबली में पहुंचकर गैलरी में बैठ गए। करीब 12 बजे सदन की खाली जगह पर 2 बम धमाके हुए और फिर भगत सिंह ने एक के बाद एक फायर किए। धमाके के वक्त सदन में साइमन कमीशन वाले सर जॉन साइमन, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, RS जयकर और NC केलकर भी मौजूद थे। दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद जो पर्चे उछाले गए थे उन पर लिखा था, बहरों को सुनने के लिए जोरदार धमाकों की जरूरत होती है। यह पहले से तय था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तारी देंगे। 12 जून 1929 को ही भगत को असेंबली ब्लास्ट के लिए आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। हालांकि जो बंदूकें असेंबली में भगत सिंह ने सरेंडर की थी वो वही थी जिससे सॉन्डर्स की हत्या की गई थी। इसकी भनक पुलिस को लग चुकी थी। इस केस के लिए भगत सिंह को लाहौर की मियांवाली जेल में शिफ्ट किया गया था। लाहौर जेल पहुंचते ही भगत सिंह ने खुद को राजनीतिक बंदियों की तरह मानने और अखबार किताबें देने की मांग शुरू कर दी। मांग ठुकरा दिए जाने के बाद 15 जून अक्टूबर 1929 तक भगत और उनके साथियों ने जेल में 112 दिन लंबी भूख हड़ताल की थी। 10 जुलाई को सॉन्डर्स हत्या केस की सुनवाई शुरू हुई और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव समेत 14 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया। 7 अक्टूबर 1929 को इस केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जल्दी फांसी देने का फैसला सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया। जेल के नाई बरकत ने जब ये खबर कुछ कैदियों को दी तो उन्होंने उससे भगत का कोई भी सामान निशानी के तौर पर ले जाने के लिए कहा। बरकत भगत की कोठरी में गए, उनका पेन और कंघा लेकर दे दिया। कैदियों ने ड्रोन निकालकर इन्हें आपस में बांट दिया। भगत सिंह जिस जेल कोठरी नंबर 14 में बंद थे, फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले ही वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आए। भगत सिंह को फांसी का एहसास था, लेकिन उन्होंने मेहता से पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो उसे उसी समय पढ़ने लगे। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे, तो इसमें भगत ने किताब से अपना मुंह हटा लिया और बिना कहा सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने उनसे कहा कि जो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। मेहता जब राजगुरु से मिले तो उन्होंने कहा, हम लोग जल्द ही मिलेंगे, आप मेरा कैरम बोर्ड ले जाना ना भूले। आखिरी बार पसंद का खाना भी ना खा पाए भगत सिंह। भगत सिंह को पता था कि 24 मार्च को उन्हें फांसी होनी है। ऐसे में उन्होंने जेल की मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेवे से अनुरोध किया था कि वह उनके लिए एक दिन पहले शाम को घर का खाना लाए। हालांकि उन्हें वह खाना कभी नसीब नहीं हो पाया। भगत सिंह को जब पता चला कि उन्हें 23 की शाम को ही फांसी होने वाली है तो उन्होंने कहा, क्या आप मुझे इस किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन का एक चैप्टर भी खत्म नहीं करने देंगे? जेलर चरत सिंह ने फांसी के तख्ते पर खड़े भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वे वाहे गुरु को याद कर ले। बदले में भगत ने जवाब दिया, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को कोसा है। अगर मैं अब उनसे माफी मांगू तो वे कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए यह माफी मांगना चाहता है। जैसे ही तीनों फांसी के तख्ते पर पहुंचे तो जेल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारों से गूंजने लगा और अन्य कैदी भी जोर जोर से नारे लगाने लगे। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी थी। वहां मौजूद डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी ने तीनों के मृत होने की पुष्टि की। चमनलाल के मुताबिक जेल के बाहर भीड़ इकट्ठा हो रही थी। इससे अंग्रेज डर गए और जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई।
उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन शवों को सामान की तरह डाल दिया गया। अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाना था, लेकिन रावी में बहुत कम पानी था, इसलिए सतलज के किनारे शवों का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि लोगों को भनक लग गया और वे वहां भी पहुंच गए। ये देखकर अंग्रेज अधजली लाशें छोड़कर भाग गए। बाद में परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस नीला गंबद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध में अपने बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ी पहन रखी थी। और इसके 16 साल बाद यानी 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत को हमेशा के लिए भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें। बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।